हेलो बच्चों, कैसे हो सब? सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन। पहले हम देखते हैं बच्चों कि रेखीय आवर्धन होता क्या है। आवर्धन का मतलब होता है बड़ा दिखाई देना। हमें दर्पण से, चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो चाहे वो समतल दर्पण हो, कैसा भी दर्पण हो, दर्पण से हमें वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इमेज ऑब्टेन होती है। वो जो इमेज है वो प्रतिबिंब की तुलना में उसका आकार कैसा है, वो बढ़ा हुआ आकार दिखाई दे रहा है या वस्तु की तुलना में आकार छोटा है। तो कहने का मतलब है वस्तु और प्रतिबिंब इन दोनों के आकार की तुलना ही हमें करनी है। जो तुलनात्मक अध्ययन है वस्तु और प्रतिबिंब के आकार का, उसी को हमें लीनियर मैग्निफिकेशन और रेखीय आवर्धन बोलेंगे। लीनियर बोले तो यहाँ पर रेखीय, केवल हम इस वस्तुओं की हाइट जो है उन्हीं की तुलना करेंगे, उनकी चौड़ाई और उनके क्षेत्रफल की तुलना नहीं करेंगे। वो आगे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा उन पर आधारित। यहाँ पर हम केवल वस्तु की और प्रतिबिंब के ऊंचाई जो है उनकी तुलना करेंगे। और जब भी हम दो राशियों की तुलना करते हैं तो अनुपात के रूप में करते हैं। ठीक है बच्चों, तो लीनियर मैग्निफिकेशन इस ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होगा? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज को हमें एच डेस कंसीडर कर लेते हैं, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उसको हम एच से कंसीडर कर लेते हैं। एच डेस इज द हाइट ऑफ इमेज एंड एच इज द हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये बिंब की ऊंचाई है। इनका जो अनुपात होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन बोलेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब के आकार और बिंब के आकार का जो अनुपात होगा इसी को हमें गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन बोलेंगे। यही समतल दर्पण के लिए भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। m स्टैंड फॉर मैग्निफिकेशन, m का मतलब मैग्निफिकेशन, इसे हम स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। इसलिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों, स्मॉल m बराबर आ जाएगा हमारे पास h डेस अपॉन h, h डेस अपॉन h। तो सिंपल सा फॉर्मूला है लीनियर मैग्निफिकेशन का, रेखीय आवर्धन का। ठीक है बच्चों, हमें वस्तु और प्रतिबिंब के आकार की तुलना ही करनी है इस अनुपात की सहायता से। लीनियर मैग्निफिकेशन से हमें पता चल जाता है कि वस्तु है और प्रतिबिंब है, दोनों के आकार में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे इसकी हमें दूसरी परिभाषा, दूसरी डेफिनेशन भी देख सकते हैं। ये जो डेफिनेशन है वो हाइट के टर्म में है, साइज के टर्म में है। ओके, अब हम डिस्टेंस के टर्म में देख लेते हैं। डिस्टेंस के टर्म में क्या आएगी? m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो ये भी फॉर्मूला होता है किसका? रेखीय आवर्धन का। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, ये प्रतिबिंब दूरी है, ये ऊंचाई है, प्रतिबिंब दूरी। ऊंचाई तो मुख्य अक्ष से ऊपर ली जाएगी, प्रतिबिंब दूरी बोले तो प्रतिबिंब की वस्तु से दर्पण से दूरी, ये बिंब दूरी है वस्तु की दर्पण से दूरी। तो ऊंचाई के पदों में ये फॉर्मूला और दूरी के पदों में ये फॉर्मूला। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह साथ में आएगा। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इनके रेशियो का जो नेगेटिव वैल्यू होगी वही क्या होगा? लीनियर मैग्निफिकेशन होगा। तो हम ये लिख सकते हैं डेफिनेशन में, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस
and object distance is called the linear magnification. ओके, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के अनुपात का जो ऋणात्मक मान होगा उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, रेखीय आवर्धने बोलेंगे। तो सिंपल सा है, ये रेखीय आवर्धने आ गया। अगर इसका हमें मात्रक देखें तो बच्चों इसका मात्रक क्या होगा, ये एक शुद्ध अनुपात है। अपने फिजिक्स में जो भी शुद्ध अनुपात होंगे, शुद्ध अनुपात किसे बोलेंगे बच्चों, शुद्ध अनुपात बोले तो ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में अगर समान भौतिक राशियां हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो वो प्योर रेशियो होगा। जैसे यहाँ पर देखो, हाइट डिवाइडेड बाय हाइट, हाइट की यूनिट क्या होगी, मीटर, नीचे भी हाइट है मीटर, तो ये प्योर रेशियो है। और प्योर रेशियो शुद्ध अनुपात होगा तो वो क्या होता है बच्चों, मात्रकहीन होता है, इसका मात्रक नहीं होगा। रेखीय आवर्धन क्या होता है, एक मात्रकहीन राशि है। और अगर कोई भी राशि मात्रकहीन होती है, उसका मात्रक अगर नहीं होता है, तो वो कैसी राशि होती है बच्चों, उसकी विमा क्या होगी, विमाहीन होगी। ये क्या होगी, एक मात्रकहीन, रेखीय आवर्धन एक मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि होती है। ओके, ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, बिकॉज इट इज ए प्योर रेशियो ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, दो भौतिक राशियों का शुद्ध अनुपात होता है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा सबको, बहुत अच्छे बच्चे हैं, वेरी गुड बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम प्रूव करेंगे बच्चों कि हमारे पास माइनस वी अपॉन यू जो आया है वो कैसे आया है। तो इसका प्रूफ हम देखते हैं, इसका प्रूफ निकालते हैं। प्रूफ ये निकालना बच्चों कि m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू जो है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो आपको इस फॉर्मूले में दिख रहा है कि v है और u है। v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो इमेज डिस्टेंस है, इसका मतलब हमें इमेज हमारे पास होगी तभी तो इमेज डिस्टेंस लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कहने का मतलब है हमें कोई स्फेरिकल मिरर लेना है, चाहे आप कॉनकेव ले सकते हो चाहे कॉन्वेक्स ले सकते हो, उससे हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा, तभी हमें u और v बनेगी। ठीक है, तो जो भी हम इस चैप्टर में डेरिवेशन करेंगे उन सब में हमें रे डायग्राम में चाहिएगा। ठीक है बच्चों, तो हम इसका रे डायग्राम बनाते हैं। देखिए, बहुत ही आसान सा रे डायग्राम होगा। वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसे प्राप्त करने के लिए हमें पता है कि वस्तु से हमें कम से कम 2 प्रकाश किरणें लेनी पड़ती हैं। तो इसका रे डायग्राम देखिए, इसका किरण चित्र देखिए बच्चों, किरण चित्र, रे डायग्राम। ओके, अवतल दर्पण हम ले लेते हैं। ये हमने अवतल दर्पण ले लिया है, ये अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। ये मुख्य अक्ष आ गई, ये इसका ध्रुव हो गया P, ये हमने इसका सेंटर मान लिया C, और ये मिड में इसका फोकस आ गया F। ठीक है बच्चों, ये कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। अब हमें कोई वस्तु लेनी है, वस्तु को हमें किधर रखनी है बच्चों, बाईं ओर रखनी है, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ क्या है, बाईं ओर। इधर पॉलिश की गई है तो परावर्तक पृष्ठ इधर है, वस्तु को बाईं ओर रखना है। और मैंने वस्तु को यहाँ थोड़ा C से ऐसे परे रख दिया, मैंने वस्तु को ऐसे C से परे रख दिया, और वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष से ऊपर रखा जाता है। वस्तु को मुख्य अक्ष से ऊपर रखा जाता है। ये मैंने वस्तु ले ली AB। ओके बच्चों, ये वस्तु आ गई AB। अब देखिए बच्चों, इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें पता है कि इस वस्तु से हमें
कम से कम 2 लाइट रे लेनी पड़ेंगी। एक को मैंने ऐसे पैरेलल भेज दिया, ये पैरेलल चली गई बच्चों, ये पैरेलल चली गई। जो पैरेलल जाएगी वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर कहाँ से पास हो जाती है, सबको पता है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। कहाँ से पास हो जाती है बच्चों? फोकस से पास हो जाती है। तो ये इंसिडेंट है, ये आपतित है, और ये परावर्तित हो गई। जहाँ पर परावर्तित किरणें मिलेगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। तो हमें दूसरी प्रकाश किरणें इस पर डालनी है तो वो परावर्तित होंगी। दोनों परावर्तित किरणें अगर मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो हमें वस्तु का प्रतिबिंब मिल जाएगा। दूसरी जो प्रकाश किरणें हैं, यहाँ पर फॉर द सिंप्लिसिटी, इस डेरिवेशन को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि दूसरी जो प्रकाश किरण है उसको हम P पर डाल देते हैं बच्चों। P पर इंसिडेंट करवा दिया। P पर इंसिडेंट करवाएंगे तो इंसिडेंट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस का थीटा एंगल बनाएगी। तो ये रूल भी हमने पढ़ा है, ये नियम भी पढ़ा है हम प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम में। अगर मुख्य ये ध्रुव पर आपतित होती है, अगर प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होगी तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है तो परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाकर क्या हो जाएगी बच्चों? परावर्तित हो जाएगी। ये परावर्तित हो गई, ओके, ये परावर्तित। अब देखिए दोनों परावर्तित किरणें यहाँ पर मिल रही हैं बच्चों, दोनों परावर्तित किरणें यहाँ पर मिल रही है। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर परावर्तित किरणें मिल रही है तो हमें वस्तु का ये प्रतिबिंब मिल जाएगा यहाँ पर A डैश B डैश। ओके बच्चों, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसका डेरिवेशन निकालते हैं। यहाँ पर देखिए हमें इसके लिए साइन कन्वेंशन ले लेते हैं, डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। यहाँ से देखिए AB क्या हमारे पास वस्तु है, दर्पण से वस्तु की दूरी U से डिनोट की जाती है और दूरी हम बाईं ओर माप रहे हैं तो ये दूरी किस में आ जाएगी? -U आ जाएगी। ओके, AB हमारे पास प्रतिबिंब है बच्चों, क्या है? प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब की इमेज की दर्पण से जो डिस्टेंस होगी वो -V हो जाएगी, लेफ्ट साइड में है -V हो जाएगी। ओके, ये दो डिस्टेंस ही हमें चाहिए है। अब हमें हाइट लेनी है। देखिए बच्चों यहाँ पर अपने पास जो वस्तु है वो मुख्य अक्ष के ऊपर रखी हुई है तो इसकी हाइट हम मेजर करते हैं। तो हमने वस्तु की हाइट को h मान लिया, मुख्य अक्ष से ऊपर है, ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक लेते हैं और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो मुख्य अक्ष के नीचे है और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से कंसीडर करते हैं तो -h डैश आ जाएगा। नीचे की तरफ हम डिस्टेंस जो भी होंगी उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ये सबको पता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं साइन कन्वेंशन में। तो सबको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बच्चों, अब हमारे पास इसमें दो समरूप त्रिभुज नजर आ रहे हैं। कौन कौन से? देखिए, फ्रॉम द फिगर चित्र से ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल A डैश B डैश P आर सिमिलर। दोनों क्या है बच्चों? सिमिलर है, सिमिलर ट्रायंगल है। देखिए ABP, ये बड़े वाला ABP, ये बड़े वाला ट्रायंगल देखिए, ठीक है। दूसरा है A डैश B डैश P, ये ट्रायंगल देखते हैं। मैं इसको एक बार मिटा देता हूं जिससे आपको दोनों ट्रायंगल अच्छे से नजर आ जाए। ओके, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। इसमें देखो ये दोनों क्या है? सिमिलर है, समरूप त्रिभुज है। कैसे? ये एंगल है, इसके कोरोस्पोंडिंग ये आ गया, दोनों 90 डिग्री इक्वल है। ये एंगल है, इसके इक्वल ये एंगल आ गया, दोनों इक्वल है।
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, देन ये समरूप है, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल है। साइड इक्वल नहीं है, ओके, ये देखो ये साइड है वो इस साइड के इक्वल नहीं है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है। और जब भी सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्म्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। और मैंने कहा है भुजाओं का अनुपात, वैसे तो 3 भुजा होंगी, तीनों अनुपात लेने की जरूरत नहीं है, हमें केवल 2 अनुपात लेने, कौन से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो आर्म्स है उन्हीं का अनुपात लेना है। अब देखिए बच्चों, पहले मैं वर्टिकल ले लेता हूँ। इस ट्रायंगल की हमने ये आर्म्स ले ली, हेंस क्या ले ली, ए बी डिवाइडेड बाय इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी वर्टिकल क्या है, दूसरे वाले की ए डे से बी डे है बच्चों, एंड दैट इज इक्वल टू, अब कौन सी, हॉरिजॉन्टल। तो पहले हमने इस बड़े वाले ट्रायंगल की ली थी वर्टिकल, तो अब इसकी हॉरिजॉन्टल लेनी है। इसकी हॉरिजॉन्टल क्या होगी, ए पी हो गई, क्या बच्चे, क्या हो गई, ए पी डिवाइडेड बाय इस छोटे वाले ट्रायंगल की क्या होगी, पी बी डेस होगी, या हम इसको पी ए लिख लेते हैं, सॉरी पी बी होगी, ठीक है। इसकी हॉरिजॉन्टल क्या होगी, पी बी होगी, और ये छोटे वाले की क्या होगी, पी बी डेस होगी, पी बी डेस। क्लियर बच्चों। अब अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, सिंस वी नो दैट ए बी इक्वल टू क्या है, हमारे पास ए बी इक्वल टू एच है, ए बी इक्वल टू एच है, ए डेस बी डेस इक्वल टू क्या है हमारे पास, माइनस एच डेस है। पी बी क्या है बच्चों हमारे पास, पी बी जो है हमारे पास, पी से ये हमारे पास पी है, पी बी क्या है, माइनस यू है, और पी बी डेस क्या है हमारे पास, माइनस वी है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सबकी वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा ये, हेंस हमारे पास आ गया एच अपॉन एच डेस, एच डेस माइनस का है, माइनस एच डेस, दैट इज इक्वल टू पी बी क्या है, माइनस यू डिवाइडेड बाई माइनस वी। ओके, अब देखिए एच अपॉन माइनस एच डेस दैट इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल, वी अपॉन वी आ गया, u अपॉन वी आ गया। ठीक है बच्चों, इसको रिवर्स कर देते हैं हम, रिवर्स कर दो बोथ साइड। ओके, रिवर्स कर दिया तो ये आ जाएगा माइनस एच डेस अपॉन एच दैट इज इक्वल टू v अपॉन यू। रिवर्स कर दिया दोनों बोथ साइड, नेगेटिव को इधर भेज दो, एच डेस अपॉन एच इक्वल टू क्या आ गया, नेगेटिव को इधर भेज दिया, माइनस वी अपॉन यू। वी नो दैट सिंस एच डेस अपॉन एच जो होता है वो m के इक्वल होता है, दैट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन। तो हेंस हमारे पास m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर एच डेस अपॉन एच होता है, एंड दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच डेस अपॉन एच डेस की वैल्यू यहाँ पर रखिए तो दैट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो हेंस प्रूव दैट, हमने प्रूव कर लिया कि m बराबर माइनस वी अपॉन यू होता है। तो वेरी सिंपल डेरिवेशन बच्चों, बहुत आसान है, कंपटीशन लेवल में डेरिवेशन नहीं आएगा, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों उनको साथ में डेरिवेशन भी करने हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। बहुत ही आसान था बच्चों। अब देखिए बच्चों, साइन कन्वेंशन ये महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चों न्यूमेरिकल के लिए। साइन कन्वेंशन
साइन कन्वेंशन फॉर एम। एम के लिए साइन कन्वेंशन क्या होगा? ओके, इसके लिए चिन्ह परिपाटी क्या होगी? चिन्ह परिपाटी एम के लिए आपको चिन्ह कैसे लेने हैं? एम के लिए चिन्ह आपको कैसे लेने हैं? जैसे यू वी एफ, इन तीनों के लिए मैंने आपको चिन्ह बताए थे। हमारे पास देखो ये इतनी चीज़ें, एक तो यू वी एफ एच एच डिस। ओके, ये हमेशा चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, कोई सा भी मिरर हो कोई सा भी लेंस हो, मैंने कहा ये हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। और एच जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई है, इसको हमेशा प्लस लेते हैं। ये तो चाहे कैसा भी दर्पण हो चाहे कैसा भी लेंस हो, हमेशा यही लेते हैं। ये निर्भर करेगा किस पर? इमेज पर, कि इमेज कैसी है। इसके लिए मैंने आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर के लिए बताया था, वी कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है। एफ है वो मिरर पर डिपेंड करेगा, इमेज पर नहीं, मिरर पर डिपेंड करेगा कि कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है। अवतल है तो ऋणात्मक लेते हैं, उत्तल है तो धनात्मक, ठीक है। एच डेस है, ये भी इमेज पर डिपेंड करेगा। इमेज अगर यहाँ पर आप देखो, इमेज अगर रियल एंड इन्वर्टेड है, इमेज अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट है, रियल इमेज ऑलवेज क्या बनती है बच्चों? इन्वर्टेड बनती है। वर्चुअल इमेज ऑलवेज अपराइट बनती है। अगर इन्वर्टेड बनेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी तो एच डेस है वो नेगेटिव आएगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड के लिए ये नेगेटिव आता है इसके लिए। और वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट, सीधी बनेगी। सीधी बनेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगा, तो इसके लिए एच डेस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। वी की वैल्यू है रियल है तो उधर ही बनती है जिधर ऑब्जेक्ट होता है। रियल होगी तो उधर ही बनती है जिधर ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में होता है तो रियल के लिए ये नेगेटिव आएगा। वर्चुअल है वो मिरर के बिहाइंड बनता है, पीछे बनता है, तो मिरर के बिहाइंड पीछे बनता है, इसका मतलब राइट साइड में बनेगा। और राइट साइड में जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव ये होंगे। तो इमेज से ये दोनों वैल्यू वी और एच डेस की वैल्यू वो इमेज पर डिपेंड करेगी। ये वैल्यू फिक्स होगी, ये दो वैल्यू फिक्स है, ओके, सभी मिरर के लिए और लेंस के लिए। और एच और ये एफ है वो मिरर पर डिपेंड करेगा और लेंस पर डिपेंड करेगा। कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो। और अगर कॉनकेव है तो नेगेटिव लेंगे फोकल लेंथ। अब बात आ गई वी और एच डेस की, ये दोनों इमेज के लिए। ये इमेज डिस्टेंस है, प्रतिबिंब दूरी है, ये प्रतिबिंब का आकार है, ये निर्भर करेगी प्रतिबिंब पर। अगर प्रतिबिंब रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड होगा तो वी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। और एच की वैल्यू भी क्या होगी? नेगेटिव होगी। रियल एंड इन्वर्टेड है तो वी और एच डेस दोनों की वैल्यू नेगेटिव लेनी है। और वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो वी और एच डेस की वैल्यू क्या लेनी है बच्चों? पॉजिटिव लेनी है। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। अब देखो m जो है, अब हमारे पास एक क्वांटिटी और आ गई m। अब m के लिए हमें चिन्ह कैसे लेना है, ये क्या किस पर डिपेंड करेगा? ये बच्चों इमेज पर डिपेंड करेगा। क्यों इमेज पर डिपेंड करेगा? क्योंकि m जो होता है, m इक्वल टू हमें पता है m इक्वल टू एच डेस अपॉन एच, ओके, दैट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। अब देखिए m इक्वल टू, अब साइन ले लेते हैं, एच डेस हमें नहीं पता होता है, दैट इज डिपेंड्स ऑन द इमेज। प्रतिबिंब की प्रकृति पर निर्भर करती है प्रतिबिंब कैसा है। लेकिन एच जो है दैट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसे हमें हमेशा मुख्य एक्स से ऊपर रखते हैं, तो ये हमेशा प्लस होती है। दैट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। यू की वैल्यू हमेशा क्या होती है बच्चों? नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ से हम देखें
तो एच डैश अपॉन प्लस, दैट इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, तो वी अपॉन ए प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब डिपेंड करेगी एच डैश और वी पर। अगर एच डैश अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव नेगेटिव आना है, और एच डैश अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव आना है। तो कहने वाला इमेज पर डिपेंड करेगी। किस पर डिपेंड करेगी? इमेज पर डिपेंड करेगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आप देखो, इफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड है, वास्तविक और उल्टा अगर प्रतिबिंब है, रियल बोले तो वास्तविक, इन्वर्टेड बोले तो उल्टा, अगर प्रतिबिंब है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए मैंने आपको बताया था कि V भी आपका नेगेटिव होगा और H डैश भी आपका क्या होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि रियल इमेज जो है वो किसी भी मिरर के लिए देखे तो रियल इमेज है वो इधर, अगर ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज है वो इधर ही बनेगी, इधर ही लेफ्ट साइड में, तो V नेगेटिव होगा। और इन्वर्टेड है तो H डैश भी क्या होगा बच्चों? नेगेटिव ही होगा। रियल एंड इन्वर्टेड के लिए नेगेटिव है। तो आप देखो, अगर V नेगेटिव है तो नेगेटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव नेगेटिव आया, H डैश नेगेटिव है तो नेगेटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव नेगेटिव आया। इसका मतलब है इसके लिए नेगेटिव नेगेटिव डिवाइडेड पॉजिटिव, तो M ऑलवेज क्या होगा बच्चों? नेगेटिव लिया जाएगा। अगर हमें क्वेश्चन में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज गिवन है तो M की वैल्यू क्या लेनी है बच्चों? नेगेटिव लेनी है। क्या लेनी है? नेगेटिव। दैट इज द साइन कन्वेंशन फॉर द M। ओके, अब देखिए, इफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी व सीधी है, आभासी और सीधा अगर प्रतिबिंब है तो मैंने कहा है आभासी प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब दूरी, इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होती है, और हाइट ऑफ जो आपकी इमेज होती है वो भी पॉजिटिव होती है। तो यहाँ देखो, V पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव, तो M है उसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। तो M की वैल्यू इमेज की नेचर पर डिपेंड करेगी। इमेज अगर रियल एंड इन्वर्टेड है तो M की वैल्यू नेगेटिव आपको कंसीडर करनी है। क्वेश्चन में आपको केवल M की वैल्यू गिवन होगी, पॉजिटिव नेगेटिव साइन आपको खुद से ही लगाना है। ठीक है, अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज है तो M की वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है, और अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो M की वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है। ठीक है ना, रियल और इन्वर्टेड के लिए नेगेटिव और इसके लिए पॉजिटिव। और वो कैसे नेगेटिव पॉजिटिव है ये मैंने यहाँ से आपको बता दिया है कि अगर रियल और इन्वर्टेड होगी तो कैसे M की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, और अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो कैसे पॉजिटिव हो जाती है। आपको तो डायरेक्ट यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि रियल एंड इन्वर्टेड है तो नेगेटिव और वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा सबको। साइन कन्वेंशन जो है वो कैसे आपको लेने हैं M के लिए। न्यूमेरिकल में आपको M की वैल्यू गिवन होगी, आपको डायरेक्ट M की वैल्यू गिवन नहीं होगी। आपको ये दिया होगा कि इमेज, यहाँ से आप देखो कि हमारे पास ये आया है कि M इज इक्वल टू हमारे पास होता है H डैश अपॉन H, तो H डैश इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? M इंटू H, M इंटू H। दैट मीन्स H को इधर ले गए, दिस इज द हाइट ऑफ ए इमेज। हाइट ऑफ इमेज इज M टाइम्स देन द व्हाट, या M टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट वस्तु के आकार की M गुना होती है प्रतिबिंब का आकार। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की तुलना में 2 गुना है, प्रतिबिंब है वो वस्तु की तुलना में, ये प्रतिबिंब हो गया, ये वस्तु की तुलना में 2 गुना है, तो जो भी 2 गुना दिया है वो M की वैल्यू है। क्या है? M की वैल्यू है।
ठीक है, वस्तु से दुगुना है तो ये वस्तु हो गया, तो वस्तु का m गुना होता है, तो वस्तु का m गुना होता है। देखो क्या है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में m गुना होता है, ठीक है ना। तो आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में 2 गुना है, इसका मतलब m गुना 2 गुना, इसका मतलब m की वैल्यू क्या है 2। तो जो भी आपको दिया हुआ है वो m की वैल्यू होगी अगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं आकार की तुलना, कि वस्तु का आकार m से हमें ये भी पता चल जाएगा बच्चों m से कि वस्तु बड़ी है कि प्रतिबिंब में बड़ा है। तो देखिए अगला पॉइंट, if mod m is greater than 1, mod m बोला बच्चों नेगेटिव वैल्यू नहीं, m की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव भी आएगी और नेगेटिव भी आएगी, लेकिन हमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है देन क्या होगा, देखिए सिंस वी नो दैट m इक्वल टू क्या होता है h डैश अपॉन h होता है, तो m की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या गया h डैश अपॉन h इज ग्रेटर देन 1 आ गया। m की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो क्या आ गया हमारे पास h डैश इज ग्रेटर देन h आ गया। देखिए यहाँ से ये आ गया बच्चों, यहाँ से ये आ गया, h को इधर भेज दिया, h डैश ग्रेटर देन h। तो बताइए इमेज बड़ी की ऑब्जेक्ट बड़ा, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु से बड़ा होगा। कब, जब आपको m की वैल्यू 1 से अगर बड़ी दिख रही है, इसका मतलब डायरेक्ट आपके दिमाग में आ गया कि m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो क्या होगा, जो इमेज बनेगी वो बड़ी बनेगी वस्तु की तुलना में। एग्जाम्पल पर देखें तो बच्चे गलती ये कर देते हैं कि जैसे मान लो m की वैल्यू मैंने -3 ले ली, तो इस m की नेगेटिव वैल्यू से आपको क्या फील हो रहा है, इमेज के लिए बताना, आपको इमेज के बारे में बताना है, वस्तु के प्रतिबिंब के बारे में बताना है कि इसकी नेचर क्या होगी, इसकी नेचर क्या होगी। m की वैल्यू से हमें पता चल जाएगी कि इसकी नेचर क्या होगी और इसका साइज क्या होगा, इमेज की नेचर क्या होगी, इमेज की साइज क्या होगी, ये आपको बतानी है बच्चों। बताइए नेचर क्या होगी, नेचर बोले तो रियल और इन्वर्टेड होगी कि वर्चुअल और इरेक्ट होगी, वो आपको इसके साइन से पता चलेगी, नेचर इसके साइन से पता चलेगी। अभी मैंने बताया था कि अगर m की वैल्यू आपके पास अगर नेगेटिव है तो इमेज कैसी होती है बच्चों, m ये नेगेटिव होती है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, रियल एंड क्या होगी बच्चों, इन्वर्टेड होगी। ठीक है, नेगेटिव साइन से पता चलेगा। फ्रॉम साइन ऑफ m, m के साइन से पता चलेगा। अब देखो साइज, देखो साइज जो है आप कहोगे कि -3 है, -3 है, और -3 है वो तो 1 से छोटी होती है, इसलिए आप क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, देखिए हमें मोड m देखना है, मोड m क्या आएगा बच्चों बताइए, मोड m क्या आएगा, 3 आएगा, नेगेटिव हट गया, मोड लगाया तो नेगेटिव हट गया, तो ओनली साइन को हटा देना है, ओनली मोड m, केवल आपको पॉजिटिव लेनी है 3। अब देखो मोड m जो है वो ग्रेटर देन 1 नहीं है क्या, ये जो 3 है केवल 3 को देखना, साइन को नहीं, केवल 3 को देखना। ये 3 जो है वो 1 से क्या है, ग्रेटर है, और अगर m की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, m की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, देन इनलार्ज होगी इमेज, क्या होगी बच्चों, इनलार्ज। इनलार्ज बोले तो देखो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए बच्चों अगला पॉइंट, इफ mod m इज लेस देन 1, mod m क्या है, लेस देन 1, सिंस m इक्वल टू क्या होता है, h डेस अपॉन h होता है। वैल्यू पुट कीजिए, h डेस अपॉन h इज लेस देन 1 आ गया, m की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, h को इधर भेज दिया, h डेस इज लेस देन h। क्या बड़ा है बच्चों, ऑब्जेक्ट बड़ा है कि इमेज बड़ी है, जिधर मुंह खुल रहा है वो बड़ी होती है, मुंह किधर खुल रहा है इसका, h की तरफ, h इज द साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट, बिंब का आकार है, वस्तु का आकार, वस्तु का आकार है वो प्रतिबिंब से बड़ा है, इसका मतलब वस्तु क्या है, छोटी है, वस्तु क्या है, स्मॉल है, क्या है, स्मॉल है, ठीक है ना। लेस देन अगर 1 होता है तो ये होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर मैं एग्जाम्पल लूं, अगर आपको m की वैल्यू ये दे दी प्लस हाफ, प्लस से हाफ देती, तो बताइए डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, m की वैल्यू दे दी, m की वैल्यू ये दे दी आपको, आप सोच नहीं सकते नीट में क्वेश्चन आया हुआ है इस m की वैल्यू पर, ठीक है। m की वैल्यू ये है, नेवी एयरफोर्स के लिए तो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है ये, डायरेक्ट आपको m की वैल्यू आपको गिवन है तो आपको पूछ लेंगे कि इमेज है उसकी नेचर और साइज क्या होगी। तो देखिए साइन से पता चलेगा, साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो इमेज के बारे में हम देख रहे हैं, इमेज की जो नेचर होगी वो क्या होगी, नेचर ऑफ इमेज क्या है कि पॉजिटिव है, क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। तो अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या होती है, इमेज की नेचर क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी इमेज, ठीक है बच्चों, क्लियर। साइज की बात करें हम, साइज की बात करें, mod m निकाल लो यहाँ से, mod m देखें तो पॉजिटिव है, पहले से ही हाफ आ गया, हाफ बोले तो 0.5 आ गया, ये 0.5 है वो 1 से बड़ा होता है कि छोटा होता है, छोटा होता है, इसका मतलब m की वैल्यू 1 से क्या है, छोटी है, m की वैल्यू 1 से छोटी होती है, देन स्मॉल इमेज बनेगी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा, m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो बड़ा प्रतिबिंब, छोटी है तो छोटा, प्लस साइन है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, माइनस साइन है तो रियल एंड इन्वर्टेड। ये कॉन्सेप्ट बच्चों बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, आपको आसान लग रहे हैं, बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन जब कंपटीशन एग्जाम में आते हैं तब आपके दिमाग में नहीं रहता कि हमने क्या पढ़ा था, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। मैंने आपको कायदे से इसको समझाया है अच्छे से, तो उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ फॉर्मूले और बनाते हैं हम जो न्यूमेरिकल के लिए आपको काम में आने वाले हैं, ठीक है। फिर अपना रिफ्लेक्शन जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, रिफ्लेक्शन पार्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा, परावर्तन वाला जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में हम अपवर्तन पढ़ेंगे। लेकिन अपवर्तन पढ़ने से पहले जो भी कंपटीशन एग्जाम में केवल नेवी, एयरफोर्स और एनडीए के क्वेश्चन है वो हमें पता होंगे, क्योंकि उसका पेपर है वो बच्चों को साथ में दिया जाता है, वो क्वेश्चन होंगे। और साथ में नेवी और एयरफोर्स में जो भी जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड वो आपके लिए क्वेश्चन है, हमें जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो सारे क्वेश्चन हमें करेंगे। स्पेशली एनडीए में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन आप जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस स्तर का आपको पूछा जाएगा, ठीक है, आपको किस स्टैंडर्ड तक तैयारी करनी है। नेवी एयरफोर्स का दोनों का सेम रहता है, एनडीए में थोड़ा जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल 1-2 ही पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटो, देखिए आगे रिलेशन बिटवीन
यू एंड एफ, एम यू एफ में रिलेशन निकालते हैं बच्चों, एम यू एफ में हमें रिलेशन निकालते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास देखो, अगर डायरेक्ट हमें फॉर्मूले पता होते हैं तो हमारा टाइम, देखो फिजिक्स में यही तो ट्रिक है, यही ट्रिक है। आप हमारे पास कोई क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के दो फॉर्मूले हैं, तो आप दो फॉर्मूले को यूज़ में लेकर आप उसको सोल्व करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम दोनों फॉर्मूले को मर्ज करके, कंबाइन करके, जोड़कर एक नया फॉर्मूला बना देते हैं, जिससे एक ही फॉर्मूले से अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। क्या हमारे पास एम यू और एफ में, इन तीनों में कोई फॉर्मूला आया है? हमने जो भी मिरर से रिलेटेड फॉर्मूले पढ़े हैं वो फॉर्मूले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखो, एक तो हमने पढ़ा है R बराबर 2F, एक पढ़ा हमने मिरर फॉर्मूला 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V, एक पढ़ा हमने अभी पढ़ा है कि m बराबर होता है -V/U होता है। ये तीन फॉर्मूले अब तक हम पढ़ चुके हैं बच्चों। क्या इन तीन फॉर्मूले में क्या हमें m, u और f, इन तीनों में कोई फॉर्मूला मिल रहा है? नहीं मिल रहा। इसमें तो केवल r और f दोनों है। इसमें f, u, v है, m कहाँ है? नहीं है। इसमें m है, v है, u है, f नहीं है। तो कहने मतलब ये है कि हमें m और f इन दोनों में कोई फॉर्मूला लेना है काम में, कि हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें हमें m भी मिल जाए और f भी मिल जाए। अगर आपको फोकल लेंथ गिवन है, m गिवन है और u पूछे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों फॉर्मूले काम में लेकर आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो हमें इन दोनों फॉर्मूले को यूज में लेकर इन दोनों को मर्ज करके एक फॉर्मूला बनाएंगे m, u और f में। तो हम यहाँ पर कैसे फॉर्मूला निकलेगा वो पूरा ही हम देख लेते हैं, जिससे आपको आसानी हो फॉर्मूले को याद करने में भी, ठीक है ना। तो देखिए, मैं मिरर फॉर्मूला लेता हूँ। मिरर फॉर्मूला होता है 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V, ठीक है। हो गए बच्चों। अब U में फॉर्मूला बनाना है। किस में बनाना है? U में फॉर्मूला बनाना है। तो U में अगर फॉर्मूला बनाना है तो बोथ साइड हम इसको u से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें m चाहिए। m के लिए हमें v/u चाहिए, ठीक है। तो 1/v और 1/u है, तो ऊपर v और u से गुणा करना पड़ेगा किसी एक से। तो हम बोथ साइड u से मल्टीप्लाई कर देते हैं। u में निकालना है तो u से मल्टीप्लाई करेंगे। बोथ साइड u से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा u/f, ये आ जाएगा u/u, ये आ जाएगा u/v, ठीक है। ये आ जाएगा u/f, दैट इज इक्वल टू, ये u/u 1 हो गया प्लस u/v, ठीक है बच्चों। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले गए तो -u/v आ गया, दैट इज इक्वल टू 1। इसको इधर ले गए -u/f आ गया। इसको हमने इधर अरेंज कर दिया, इसको इधर अरेंज कर दिया। नेगेटिव साइन साथ में रखना क्योंकि नेगेटिव साइन है, ठीक है। इधर राइट साइड में हम एलसीएम ले लेते हैं, -u/v, दैट इज इक्वल टू एलसीएम आया f, ये आ गया f माइनस u आ गया, ठीक है बच्चों। इसको सोल्व किया हमने ये। अब देखो m हमारे पास -v/u है, ये हमारे पास आया u/v। इसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, तो ये उल्टा करेंगे तो v ऊपर आ गया, u। इधर हमने रिवर्स किया तो इधर भी रिवर्स करना पड़ेगा, f/f माइनस u। और ये चीज़ क्या होती है बच्चों? m होती है। क्या होती है? m। तो m इक्वल टू हमारे पास आ गया f/f माइनस u। दिस इज द फॉर्मूला इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द कंपटीशन एग्जाम विद बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में भी इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है और कंपटीशन एग्जाम में भी। m है, विद साइन आपको पुट करना है। m के लिए मैंने साइन कन्वेंशन आपको बता दिया, इमेज पर डिपेंड करेगा। f है, वो डिपेंड करेगी कि मिरर दर्पण कैसा है। u है, वो हमेशा
नेगेटिव लेना है, विद साइन आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। इस फॉर्मूले में आपके पास एम एफ यू तीन चीज़ें हैं, इनमें से दो आपको गिवन होगी, जैसे एम और एफ दे दिया, यू पूछ लिया, यू एफ दे दिया, एम पूछ लिया, एम और यू दे दिया, एफ पूछ लिया। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, आपको पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है बच्चों, एक फॉर्मूला और है, यहाँ पर जो फॉर्मूला आया है एम एफ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में आया है। अगर हम इमेज डिस्टेंस के लिए निकालें, एम यू एम वी एफ में निकालें, किस में निकालें बच्चों, एम वी एफ में फॉर्मूला बनाए, तो यू में निकालने के लिए बोथ साइड यू से मल्टीप्लाई किया था, और वी के रिलेशन में निकालेंगे, इसके संबंध में अगर हमें फॉर्मूला बनाना है तो v से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैं v से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, v से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। तो v से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, ये हमारे पास आ गया v अपॉन एफ, v अपॉन यू, ये +1 हो गया। इसको इधर ले गए, ये हो गया माइनस v अपॉन यू, इधर पहले से 1 है, इसको इधर ले गए, ये माइनस को आ गया माइनस v अपॉन एफ हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको रिवर्स करने की जरूरत है क्या, पहले इधर राइट साइड में एलसीएम ले लेते हैं हम, v अपॉन यू दैट इज इक्वल टू एफ माइनस v। ठीक है, इसको रिवर्स करने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि v अपॉन यू है, वहाँ पर u अपॉन v आया था, यहाँ पहले से v अपॉन यू ही आया है, और v अपॉन यू है वो m होता है माइनस v अपॉन यू, तो इसकी जगह हमने m पुट कर दिया, f माइनस v अपॉन f। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, ये इमेज डिस्टेंस में है, प्रतिबिंब दूरी के पदों में ये सूत्र आया है। ठीक है, दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही हैं, उसमें क्या है ऊपर आ जाता है एम अपॉन यू एफ माइनस यू अपॉन एफ माइनस यू, तो यू के अंदर ये डिवाइड में आ जाएगा माइनस यू, और इसमें ऊपर आ जाता है। दोनों फॉर्मूले आसान हैं, आसानी से याद हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपना रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितना भी काम था परावर्तन से संबंधित वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अब इन पर न्यूमेरिकल की बात है कि न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, तो अपना एक टॉपिक रिफ्लेक्शन जो है परावर्तन वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब परावर्तन से संबंधित उस परावर्तन में आपके दर्पण भी आ गए, ठीक है, उसमें आपके ये 3 फॉर्मूले भी आ गए, 3 ये फॉर्मूले और 2 ये फॉर्मूले ये भी आ गए हैं। ठीक है, या हम इन दोनों फॉर्मूले को आगे ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। देखो बच्चों, m बराबर ये भी होता है, m की जगह हम ये लिख सकते हैं h डैश अपॉन h। ठीक है, m इक्वल टू हमने लिख दिया h डैश अपॉन h, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, m इक्वल टू h डैश अपॉन h। तो इन फॉर्मूलों पर न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे, क्योंकि नेवी एयरफोर्स एनडीए में ज़्यादातर क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल आपको पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेवी एयरफोर्स में आजकल न्यूमेरिकल ज़्यादा आने लगे, पहले नहीं आते थे, लेकिन एनडीए में आपको 90% आपको सीधे डायरेक्ट मिलेंगे। और इस चैप्टर से कितने मिलते हैं आप देखोगे, 6-7 क्वेश्चन आते हैं रे ऑप्टिक्स से। ठीक है बच्चों, वो हमें अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में आया होगा, और क्लास को कंप्लीट पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको इसमें मज़ा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो आप छोड़ देते हो और वही कंपटीशन एग्ज़ाम में आ जाती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।